नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, मुख्य चैप्टर हैं, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिया गया है। संभवतः यदि इतना तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद है कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न नहीं छूटेगा। पहला है, हम लोग यहाँ प्रारंभ करेंगे वर्ण से ही। यानी वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग समझेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसे हम टुकड़े टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आसान सा डिफिनेशन है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, को, खो, गो, घो, चो, छो इत्यादि जितना भी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है सभी को हम वर्ण के रूप में जानेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में है वर्णमाला। यानी कि वर्णमाला क्या है या वर्णमाला की क्या परिभाषा है। तो वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे में स्वर वर्ण में आपका ओ, आ, ई, हर्षई यानी कि पूरा जितना भी स्वर वर्ण है उसको भी लेंगे, और इसके साथ साथ व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ जितना भी व्यंजन वर्ण का समूह है सभी को इसमें समाहित किया गया है। यानी क्लियर है कि वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग चले, तीसरा नंबर में आ चुके हैं स्वर वर्ण क्या है। इसे भी जानना जरूरी है, बहुत आसान है। स्वर वर्ण यानी जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है, यानी स्वर वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहेंगे। यानी कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण खुद स्वयं होता है, किसी दूसरे की मदद नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। क्लियर है। ओ, आ, ई, हर्षई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, अंग, अह यह सभी स्वर वर्ण है। इसके बाद व्यंजन वर्ण भी यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे को यदि हम कहेंगे तो को में अंत में ओ, यह जरूर इसमें संलग्न होता है। को यदि बोलेंगे तो स्वर वर्ण ओ की सहायता इसमें लेनी पड़ती है। को, खो, गो, घो, अंगो, टो, मो जो भी ले सकते हैं सभी व्यंजन वर्ण है। इसके बाद पांचवा नंबर में हम लोग आ चुके हैं, यह अल्प प्राण और महाप्राण दोनों एक ही साथ हम लोग देख लेंगे। अल्प प्राण क्या है, यानी जिस वर्ण का उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण में को, गो और अंगो, यानी प्रत्येक आप वर्ण लेंगे, स्वर वर्ण लेंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण हो जाएगा। और इसके बाद आगे है महाप्राण। तो महाप्राण में जिस वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, यानी कि वैसे वर्ण जिसे बोलने में अल्प प्राण से अधिक समय लगता है उसे महाप्राण कहा जाता है। इसका उदाहरण यहाँ हम लोग समझ लें, खो, घो, छो, झो। इसके बाद सातवां नंबर में हम लोग आ चुके हैं घोष वर्ण। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्र यानी कि स्वर तंत्रिका झंकृत होती है वह घोष वर्ण कहलाता है। जैसे में यो, रो, लो, वो यह घोष वर्ण हो गया। उसके बाद ओ घोष वर्ण यहीं पे देख लें, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्र झंकृत नहीं होती है। जैसे बोलिए तालब शो, मूर्धन्त शो, दंत शो। आगे है संज्ञा। बहुत आसान सी परिभाषा इसकी होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति के स्थान पे कोमा समझेंगे,
वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे, जैसे राम, पटना, बुराई, पानी, सेना इत्यादि। उसके बाद संज्ञा के 5 भेद हैं, यहीं पे हम लोग इसको समझ लेते हैं। संज्ञा को 5 वर्गों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का अर्थ हो गया किसी का नाम लिख दिए, नाम ले लिए राम, या तो फिर पटना कह दिए, तो यह किसी व्यक्ति विशेष को सूचित कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे इसका हो जाएगा किताब, या तो फिर कह दें टेबल, तो यह किताब कहने से सभी किताब सूचित हो रहा है, तो यह जाति को सूचित कर रहा है। समूहवाचक संज्ञा तीसरा हो गया, तो इसमें हो जाएगा सेना कह दिए, तो इसमें समूह का स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, मेला, सभा इत्यादि बहुत सारा है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा चौथा में, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में लेंगे तो पानी, उसके बाद चीनी, यानी जिसे हम माप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा, तो जिससे अच्छाई या बुराई, तो जैसे अच्छाई कह दें अच्छा, तो यह भाव को सूचित हो रहा है। बड़ा, छोटा, ईमानदार, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे है 11 नंबर में वचन। जिस शब्द से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। जैसे में गाय एक वचन हो गया, कल में बहुवचन हो गया, लड़की एक वचन, लड़के बहुवचन, तो यह वचन के अंतर्गत हो जाएगा। इसके बाद आगे है लिंग। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। जैसे लड़का, तो यह पुरुष को सूचित करता है, लड़की यह स्त्री को सूचित करता है, विद्यालय यह स्त्रीलिंग को सूचित करेगा, कलम यह भी स्त्रीलिंग को सूचित करेगा इत्यादि है। और कल में यहाँ पे मिसिंग हुआ, इसको छोड़ दीजिए इत्यादि। अगला है सर्वनाम, यानी सर्वनाम की परिभाषा समझेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, यानी वह शब्द जो संज्ञा के लिए उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, यूज होता है, वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, यह इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद हैं, यानी सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, इसके बाद 5वां नंबर में है भाववाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद विशेषण की परिभाषा हम लोग यहाँ पे समझेंगे उदाहरण सहित। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है विशेषण कहलाता है। जैसे लाल, बड़ा, छोटा, अच्छाई, बुराई इत्यादि। विशेषण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण, इसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद क्रिया की परिभाषा हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना सूचित हो वह क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल है पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना इत्यादि। क्रिया के 2 भेद हैं, यानी क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सकर्मक और दूसरा अकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और अकर्मक में कर्म नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक के अंतर्गत, यानी कि मुख्य रूप से हम लोग समझें क्रिया को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद 19 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं काल। तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान समय का बोध होगा।
जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो यह वर्तमान काल में है। उसके बाद दूसरा है भूतकाल, वह पढ़ चुका, यह भूतकाल हो गया। और भविष्यत काल में वह पढ़ेगा, यानी कि इसमें है, हो, है आएगा। उसके बाद इसमें था, थी होगा। और भविष्यत काल में गा, गे, गी का यूज होगा। अगला है 21 नंबर कारक। तो इसकी परिभाषा है क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। जैसे का, के, की, में, पर, के लिए और बहुत सारा है। कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं। कारक को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया कर्ता, तो यहाँ पे चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो कर्ता ने, यानी यह हो गया कर्ता। उसके बाद इसका चिन्ह हो गया ने। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का, के, की, यानी यह हो गया संबंध में का, के, की। कारक और उसका चिन्ह का भी एक ही बार हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसका चिन्ह भी हम लोग देख चुके हैं। अगला है 23 नंबर संधि, यानी संधि की परिभाषा हम लोग समझें। 2 वर्णों के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ण का मेल होगा, यानी 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, यह हो गया विद्यार्थी। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। उसके बाद संधि का भेद भी हम लोग समझेंगे। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 25 नंबर प्रश्न, 2 समास के बारे में समझेंगे कि इसकी परिभाषा है 2 पदों के मेल से बनने वाले शब्द को, इसमें पद का मेल होगा, समास कहा जाता है। जैसे पित हो अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर। 3 भुजाओं का समूह, यह हो गया त्रिभुज। समास के मुख्यतः 7 भेद हैं, इसे भी हम लोग समझ लें। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। उसके बाद अगला है अव्ययी भाव समास और अंतिम है नई समास। अब आगे है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा भी हम लोग समझेंगे उदाहरण सहित। प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुटता है। जैसे आई, ता, वट, हत। तो पढ़ना में यदि हम आई जोड़ें तो यह हो गया पढ़ाई। घबराहट, घबराना में हट जोड़ेंगे तो घबराहट हो जाएगा, यानी कि वह पीछे जुटता है शब्द के पीछे। शब्दांश वैसा है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग की परिभाषा हम लोग समझ लें। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे में हो गया आ, अति, अभी, प्र इत्यादि। जैसे धर्म यदि हम लिखते हैं, इसमें आगे आ जोड़ दिए तो अधर्म हो गया। इसके बाद 29 नंबर है अव्यय। अव्यय की परिभाषा है वह शब्द जो किसी वाक्य में लगने पर उसका रूप ना बदले, जैसे धीरे धीरे, कम, अति इत्यादि। इसके बाद अंतिम है समानार्थक शब्द, यानी वह अलग अलग शब्द जिसका अर्थ समान हो, समानार्थक या समानार्थी शब्द कहलाता है। जैसे आकाश को हम नभ भी कह सकते हैं, व्योम भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं। तो यह एक समानार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उदाहरण सहित हम लोग देखने का प्रयास किए, और इसके लिए आप बुक की सहायता से डिटेल रूप से इसका अध्ययन उदाहरण को देख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।